राना हाउस की सामने वाली सड़क पर अब वो रश न था जो दिन के वक्त होता था। अलबत्ता इक्का दुक्का कारें अब भी वहाँ से गुजर रही थी। जोनी, दागिर और फलक तीनों इमारत की साइड गिल्ली में इस तरह चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे जैसे वो तवील अरसे से यहाँ रह रहे हो। वैसे भी उनके चेहरों पर मकामी मेकअप था। राना हाउस की अकबी सड़क मेन रोड से भी ज्यादा सुनसान थी और वहाँ कोई आदमी नजर न आ रहा था। चुल्लू निकालो 61 डिक्टाफोन, मैं इसे अंदर किसी मुनासिब जगह फुट कराता हूँ, फलक ने उधर उधर देखते हुए जोनी से कहा। और जोनी ने सर हिलाते हुए कोट की अंदरूनी जेब से एक पत्तरी सी निकाल के फलक को दे दी जिसके नीचे स्टिकर लगा हुआ था। बज़ाहिर ये आमसी पत्तरी नजर आ रही थी, लेकिन इस पर मौजूद बारीक बारीक सुराख एक खास तरतीब से बने हुए थे। पत्तरी चंद इंच लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी थी। मेरा ख्याल है हम तीनों को अंदर जाना चाहिए, दागिर ने पत्तरी देते हुए कहा। क्यों, क्या तुम्हें मेरी कारकर्दगी पर शक है? फलक ने जहरीले लहजे में कहा। ओए नहीं बास, मेरा मतलब ये ना था। 2 पॉइंट मेरे जहन में आए हैं। एक तो ये कि अंदर देवनुमा 2 हबशी मौजूद हैं, हो सकता है इनसे मुकाबला हो जाए। इस सूरत में एक आदमी की बजाय 3 आदमी ज्यादा बेहतर रहेंगे। और वो दूसरा पॉइंट ये है कि हम अगर इस तरह बाहर खड़े रहे तो हो सकता है गश्ती पुलिस उधर आ निकले और इस तरह हम मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दागिर ने तफसीलात बताते हुए कहा। ठीक है, पहले मैं जाऊंगा, फिर बारी बारी तुम दोनों भी आ जाना, फलक ने सर हिलाते हुए कहा। और इसके साथ ही इसने बेल्ट के साथ बंधी हुई बारीक डोरी की कमंद खोली और दूसरे लम्हे डोरी के सिरे पर मौजूद एक छोटा लेकिन इंतहाई मजबूत आंकड़ा वो राना हाउस की ऊंची दीवार की दूसरी तरफ फेंक चुका था। डोरी में जगह जगह गांठें लगी हुई थी। फलक ने इसको झटका दे के इसकी मजबूती का अंदाजा किया और फिर तेजी से ऊपर चलता गया। वो बड़े माहिराना अंदाज में कमंद के जरिए ऊपर चल गया था और फिर दीवार पर बैठकर इसने एक लम्हे के लिए अंदर का जायजा लिया और फिर मुड़कर इसने नीचे खड़े हुए अपने साथियों को ऊपर आने का इशारा किया और फिर जोनी और दागिर भी इस कमंद के जरिए ऊपर पहुंच गए। इतनी बड़ी इमारत का अकबी हिस्सा तो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, दागिर ने अंदर देखते हुए कहा और फलक ने सर हिला दिया। वो रस्सी को समेट चुका था और फिर इसने आंकड़े को दीवार के रखने से उखाड़कर बाहर की तरफ एक रखने में फंसाया और रस्सी को अंदर की तरफ नीचे की तरफ फेंक दिया। रस्सी को एक बार फिर झटका देकर इसकी मजबूती का अंदाजा लगाया और फिर तेजी से इस रस्सी को पकड़कर वो नीचे उतर गया। चंद लम्हों बाद दागिर और जोनी भी इसकी पैरवी करते हुए नीचे उतर आए। अब वो इस शानदार और वसी इमारत के अकबी हिस्से हैं मौजूद थे। यहाँ कुत्ते वगैरह भी नहीं हैं, वरना अब तक वो हमें छाप चुके होते, दागिर ने उधर उधर देखते हुए कहा। कुत्तों की क्या जरूरत है, वो हबशी ही काफी हैं इस काम के लिए, फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। और दागिर और जोनी भी हंस दिए। अब वो दोनों पंजों के बिल चलते हुए इमारत की साइड की तरफ बढ़ रहे थे। तुम ये डिक्टाफोन कहाँ लगाना चाहते हो, जोनी ने पूछा। जिस कदर अंदर लग सके इतना ही काफी है। इमारत की खामोशी बता रही है कि यहाँ के मकीन गहरी नींद सो रहे हैं, इसलिए हम इत्मीनान से अपना काम करके वापस जा सकते हैं, फलक ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो सामने के रुख पर पहुँच गए। इमारत वाकई खाली पड़ी हुई थी। वो बरामदे में आए और फिर इंतहाई आहिस्तगी से वो दरमियानी राहदारी में दाखिल हो गए। चंद लम्हों बाद वो इस ड्राइंग रूम के सामने से होते हुए आगे बढ़ने लगे जिसमें वो पहले बैठे रहे थे और फिर एक कमरे का दरवाजा खुला उन्हें नजर आ गया। फलक ने अंदर झांका तो कमरा खाली था, हर किस्म के फर्नीचर से भी खाली। यहाँ तो कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे डिक्टाफोन लगाया जा सके, फलक ने आहिस्ता से कहा। तो कोई और कमरा देखे, न जाने इसे खाली क्यों रखा गया है, जोनी ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो वापस मुड़ते अचानक किल्क की आवाज के साथ ही कमरे में तेज रोशनी फैल गई और वो तीनों बेइख्तियार उछल पड़े और उनके हल्क से तवील सांस निकल गए, क्योंकि उनके सामने वो दोनों हबशी हाथों में मशीन गिने लिए बड़े मुतमईन अंदाज में खड़े थे। वो शायद खिले दरवाजे की आव में छुपे थे। अब तुम तीनों अपने हाथ उठा दो, एक हबशी ने करख्त लहजे में कहा। ओके, फलक ने कहा और इसका एक हाथ ऊपर को उठा। इसके साथ ही दागिर का हाथ उठा, लेकिन दूसरे लम्हे जैसे बिजली चमकती है इस तरह उनके हाथों से तेज धार के खंजर निकले और कमरा जोसेफ और जोना के हल्क से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। खंजर उन दोनों की गर्दनों में दस्ते तक उतर चुके थे और वो दोनों ही जोरदार धमाकों की आवाजें निकालते हुए पुश्त के बिल नीचे जा गिरे। मशीन गिने उनके हाथों से छूट गई थी। बस एक ही खंजर काफी रहा उनके लिए।
दागिर ने हंसते हुए कहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह चौंकता हुआ उलट कर नीचे गिरा। एक हबशी ने नीचे गिरते ही बिजली की सी तेजी से अपनी गर्दन से खंजर खींच कर सामने खड़े दागिर के सीने में मार दिया था। इसी लम्हे दूसरा हबशी भी उछला और इस बार फलक चीखता हुआ इसके जिस्म के साथ ही फर्श पर गिरा। इस हबशी ने तो खंजर निकालने का भी तकल्लुफ न किया था। जोनी ने तेजी से हाथ को झटका, लेकिन पहला हबशी किसी सांप की तरह पलट गया और दूसरे लम्हे खटाक से खंजर फर्श से टकराया। इसी लम्हे हबशी ने उछलकर इसे छाप लिया और एक खौफनाक धमाके से जोनी का जिस्म उड़ता हुआ कमरे की दीवार से टकराया और इसके ज़हन पर यकलख्त तारीकी छा गई। दूसरे हबशी ने फलक का बुर्ता ही बना कर रख दिया था, जबकि दागिर अभी फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। फलक के ज़हन पर भी तारीकी छा गई, लेकिन डूबते हुए ज़हन के बावजूद इसे दागिर की चीख सुनाई दे गई। फिर दर्द की एक तेज लहर ने जैसे फलक के सोए हुए ज़हन को झंझोड़ कर रख दिया और इसकी आंखें खुद ब खुद खुलती चली गईं। इसका पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। इसी लम्हे इसे दागिर की करह अपने दाएं तरफ सुनाई दी। इसने चेहरा मोड़ा और फिर इसे दागिर नजर आ गया। वो भी इसकी तरह लोहे की एक कुर्सी पर राड्स की गिरफ्त में फंसा बैठा था। अलबत्ता इसके सीने पे बाकायदा पट्टी बंधी हुई थी। सामने एक हबशी खड़ा था। इसका चेहरा आग की तरह सुरा हो रहा था। आंखों से शोले निकल रहे थे। जोनी इसे कमरे में नजर न आया। हमारा तीसरा साथी कहाँ है? फलक ने सर्द लहजे में पूछा। वो जहन्नम में पहुंच चुका है और तुम दोनों भी पहुंच जाओगे, इस हबशी ने गुर्राहत आमेज लहजे में कहा। इसका लिबास सीने तक खून से भरा हुआ था, लेकिन इसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी कमजोरी के आसार नजर न आ रहे थे। काश हमें ये अंदाजा होता कि तुम दोनों गर्दन में खंजर खाने के बावजूद हरकत में आ सकते हो तो हम तुम्हें उठने से पहले ही गोलियों से भून डालते, फलक ने होंठ चबाते हुए कहा। और मैं अगर बास की वजह से मजबूर न हो जाता तो तुम तीनों के जिस्म का एक एक रेशा अलहिदा कर देता, हबशी ने गुर्राते हुए कहा। फलक ने चौंक कर कहा, जोना बास अभी पहुंच रहा है, तुम उनका ख्याल रखना, मैं हिफाजती सिस्टम ऑफ करके फाटक खोलूंगा। इसी लम्हे दूसरे हबशी की आवाज दरवाजे से सुनाई दी और फलक ने देखा कि इसकी गर्दन पर भी पट्टी बंधी हुई थी। ओके जोसेफ, सामने खड़े हबशी ने कहा और दरवाजे में मौजूद हबशी चला गया। तो कोई हिफाजती सिस्टम भी है इस इमारत का? फलक ने सर हिलाते हुए कहा। अगर हम चाहते तो तुम्हें अकबी गिल्ली में राख में तब्दील कर देते, लेकिन हम तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसलिए जैसे ही तुम्हारी कमंद का आंकड़ा दीवार में लगा हमने हिफाजती सिस्टम ऑफ कर दिया था। वैसे अकबी गिल्ली में दाखिल होते ही तुम हमारी नजरों में आ चुके थे, जोना ने कहा और फलक ने एक तवील सांस लिया। इसके शायद तसव्वुर में भी ना था कि इस पसमानदा मुल्क की किसी इमारत में इस कदर जदीद हिफाजती सिस्टम भी नस्ब हो सकता है कि उन्हें इमारत से बाहर ही चेक कर लिया जाएगा। तुम्हारा बास वो अली इमरान है? फलक ने कहा। हाँ, जोना ने सर हिला दिया। दागिर खामोश बैठा हुआ था। इसने कोई बात ना की थी, अलबत्ता वो आहिस्ता आहिस्ता करा जरूर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और फिर अली इमरान अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे वो हबशी था। ओहो, ब्लैक थंडर की वापसी हो गई, लेकिन शायद ब्लैक थंडर को मालूम नहीं था कि यहाँ इससे भी ज्यादा बड़े थंडर बल्कि टेनदर्स मौजूद हैं। इमरान ने फलक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ये दोनों हबशी वाकई जीदार हैं, वरना गर्दन में खंजर खा के तो अच्छे अच्छे हल भी नहीं सकते। फलक ने होंठ देती हुए कहा, दरअसल उनकी गर्दनें कुछ जरूरत से ज्यादा ही मोटी है, इसलिए तुम्हारे खंजर उनका क्या बिगाड़ सकते थे। उनके लिए तो हाथियों वाले आंकिस चाहिए थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इस बार फलक ने कोई जवाब ना दिया। उनकी जेबों से सामान क्या निकला है, ताकि मालूम हो सके कि उनकी वापसी क्यों हुई है। इमरान ने जोना और जोसेफ की तरफ मोड़ते हुए कहा, ये सामान है। जोसेफ ने एक तरफ कोने में रखे हुए सामान को उठाकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सामान और रिवाल्वरों के अलावा और कुछ ना था, अलबत्ता एक पत्तरी भी इसमें शामिल थी। ओ ये 61 डिक्टाफोन, वेरी गुड। चुल्लू, तुम दोनों की गर्दनों से निकलने वाले खून का मुआवजा तो मिल गया। खासा महंगा आइटम है ये। इमरान ने रिवाल्वरों की बजाय वो पत्तरी जोसेफ से लेते हुए कहा, और फलक ने इमरान के मुंह से इंतहाई जदीद तरीन डिक्टाफोन का कोड नाम सुनकर होंठ भींच लिए। ये डिक्टाफोन ऐसा था कि इसे कोई पहचान तक ना सकता था, लेकिन इस इमरान ने न सिर्फ इसे देखते ही पहचान लिया था बल्कि इसका कोड नाम भी बता दिया था। ये डिक्टाफोन नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, फलक ने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा। इसका नाम तो मैंने पहले ही बता दिया है।
अगर कहो तो इसके अंदर की मखसूस मशीनरी का दागिराम भी बना कर दिखा दो। इस इंतहाई जदीद और इंतहाई कीमती डिक्टाफोन की तुम्हारे पास मौजूदगी का मतलब है कि ब्लैक थंडर खासी बावसाइल तंजीम है। इस ब्लैक डाक के चक्कर से तो मैं यही समझता था कि कोई गैर अहम सी तंजीम होगी जो एक पुरस्रार बीमारी के सर पे शायद हुकूमतों को ब्लैकमेल करने का सोच रही हो, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है कि ब्लैक थंडर मेरे अंदाजे से मुख्तलिफ तंजीम है। बहरहाल अब तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस डिक्टाफोन को यहाँ लगा कर तुम क्या मकसद हासिल करना चाहते थे। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, हम चेक करना चाहते थे कि क्या वाकई तुमने ब्लैक डाक का सही इलाज बताया है या नहीं। फलक ने जवाब दिया, असल बात बताओ वरना ये गिले में खंजर खाने वाले असली ब्लैक तेनदर्स कुछ ज्यादा ही बिखरे हुए हैं। इमरान ने करख्त लहजे में कहा, तुम खुद सोचो क्या बात हो सकती है। फलक ने जवाब दिया, अच्छा अब ये सोचना भी मेरे जिम्मा लग गया है। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, और फिर वो जोना की तरफ मुड़ गया। जोना, इसे बहरहाल जिंदा रहना चाहिए लेकिन असल बात भी सामने आनी चाहिए। तुम इसे सच उगवाओ, मैं जरा इस डिक्टाफोन की मदद से एक खास बात चेक करके अभी आता हूँ। इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे मुड़कर तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोना इस वक्त तक तो खामोश खड़ा रहा जब तक इमरान कमरे से बाहर ना चला गया। फिर वो कदम बढ़ाता हुआ फलक की तरफ बढ़ा। हुन, बुज़दिल आदमी बंधे हुए पर तशद्दुद करोगे? फलक ने बड़े हिकारत भरे अंदाज में एक तरफ थूकते हुए कहा, और जोना जो वाकई बड़े जारिहाना अंदाज में फलक की तरफ बढ़ रहा था यकलख्त ठिठक कर रुक गया। तो तुम मुझसे लड़ने की ख्वाहिश कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही सही, मुझे ज्यादा आसानी रहेगी, जोना ने बिखरे हुए लहजे में कहा। और फिर इसने कुर्सी की पुश्त पर जाकर जोर से पीर मारा तो फलक के जिस्म के गिर्द मौजूद राड कुर्सी के बाजुओं में गायब हो गए और फलक उछल कर खड़ा हो गया। अब पहला हमला तुम कर लो ताकि फिर तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रहे, जोना ने कहा। लेकिन फलक बिजली की सी तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ मुंह के बिल फर्श पर गिरा। जोसेफ ने बड़े इत्मीनान से टांग बढ़ाकर इसको ओढ़नगी दी और यकलख्त रुकावट की वजह से फलक उछल कर नीचे गिरा, और फिर इससे पहले कि वो खुद उठता इसका जिस्म यकलख्त फिजा में उठता गया, इसकी गर्दन को पकड़ा गया था। फलक ने यकलख्त दोनों टांगे मोड़ कर पूरी कुव्वत से पकड़ने वाले के जो यकीनन जोना था की नाफ पर पूरी कुव्वत से मारी, लेकिन जोना के हल्क से सिसकी तक ना निकली, बल्कि दूसरे लम्हे इसे घुमा के पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारा गया। लेकिन अब फलक संभला हुआ था। जैसे ही इसका सर नीचे फर्श की तरफ झुका, इसने यकलख्त अपने जिस्म को कलाबाजी देकर सीधा किया और दूसरे लम्हे वो इस तरह उछल कर फर्श पर खड़ा हो गया कि इसे जरा बराबर भी चोट ना लगी थी। अभी तो तुम मुझे बुज़दिल कह रहे थे और अभी खुद ही भागे जा रहे थे, इस बार जोना ने बड़े हिकारत भरे लहजे में कहा। वो बड़े इत्मीनान से पीर फैलाए खड़ा था और फलक के लिए ये बेहतरीन मौका था। इसने यकलख्त उछल कर पूरी कुव्वत से जोना के चट्टान की तरह फैले हुए सीने पर फ्लाइंग कुक मारी। गो इसके दोनों जुड़े हुए पीर पूरी कुव्वत से जोना के सीने पर पड़े थे, लेकिन जोना तो जैसे फौलाद का बना हुआ था, वो जरा सा हिला तक भी नहीं। फलक कुक मार कर जैसे ही कलाबाजी खाकर उछला, अचानक जोना ने उछल कर इस पर हमला कर दिया और फलक को यूं महसूस हुआ जैसे वो किट्टी हुई पतंग की तरह फिजा में घूम रहा हो, और फिर एक धमाके से वो फर्श से टकराया और इसके हल्क से बेइख्तियार चीख निकल गई। इसके बाई बाजू में दर्द की इस कदर खौफनाक लहर दौड़ी के इस तकलीफ की शिद्दत से इसके जहन पर बैक वक्त पूरी कहकशा रक्स करने लगी। इसने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसका सांस बंद होने लगा। जोना ने इसके सीने पर अपना भारी पीर रख दिया था। इस वक्त फलक को वो इंसान की बजाय कोई सिया पहाड़ लग रहा था जो न जाने कहाँ तक बुलंद था, और फिर फलक का जहन तेजी से तारीकी की दलदल में डूबने लगा। लेकिन एक बार फिर इसके हल्क से बेइख्तियार चीख निकली और इसकी दाएं टांग में दर्द की इस कदर खौफनाक लहर दौड़ी के इसका जहन तारीकी में जैसे डूब सा गया। मगर दर्द की एक और खौफनाक लहर ने इसके डूबते हुए जहन को जेजेवल कर रख दिया और इसके हल्क से चीखें खुद बखुद निकलने लग गई। इसे इस कदर खौफनाक तकलीफ महसूस हो रही थी कि जैसे खौफनाक आग का अलाव बाजू और टांग में जल रहा हो। अभी तो सिर्फ बाजू और दाएं रान की हड्डियां टूटी हैं, अभी तो तुम्हारे जिस्म में और बहुत सी हड्डियां सलामत हैं। जोना की गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी। रुक जाओ, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ, फलक ने बेइख्तियार चीखते हुए कहा। अभी से बुज़दिल चूहे, तुम तो जोना को चैलेंज कर रहे थे, जोना ने गुर्राते हुए कहा, और इसने यकलख्त उछल कर इसकी बाई टांग पर जोर से पीर मारा और फलक का जहन एक बार फिर अंधेरे में डूब गया।
लेकिन दूसरे लम्हे दर्द की एक और खौफनाक लहर ने इसके ज़हन को झंझोड़ कर रख दिया। अब वो हल्क फाल कर चीख रहा था, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? इसी लम्हे इमरान की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुझे बुज़दिल कहा था मास्टर। जोना की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। अरे बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाया करते, इसे उठाकर कुर्सी पर डालो। ये बहुत अच्छा बच्चा है, इमरान ने कहा और फलक का जिस्म एक बार फिर फिजा में उठता चला गया और फिर इसे धड़ाम से लोहे वाली कुर्सी पर फेंक दिया गया। फलक की हालत वाकई खराब थी। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका आखिरी वक्त आ गया हो। खौफनाक दर्द ने इसके पूरे जिस्म में आग लगा रखी थी। इसे पानी पिलाओ जोसेफ, इमरान ने कहा और चंद लम्हों बाद फलक के हल्क में पानी की तेज धार उतरी तो इसके लम्हा बा लम्हा बिखरते हुए हवास कदरे बहाल होने लगे। डूबता हुआ ज़हन बेदार होने लगा और इसे यूं महसूस होने लगा जैसे किसी ने इसे दहकते हुए अलाव से खींचकर बर्फ में डाल दिया हो। अब इसके हल्क से निकलने वाली चीखें आहिस्ता आहिस्ता कराहों में तब्दील होने लगे। देखो, अब भी अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि 61 यहाँ नस्ब करने से तुम्हारा क्या मकसद था तो मैं तुम्हारा इलाज भी कर सकता हूँ और तुम ठीक भी हो जाओगे, वरना अभी इस जोना के बाद जोसेफ के बाजुओं की मछलियों ने भी फलकना है। इमरान ने कहा। वो इसके सामने खड़ा हुआ था। प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, दरअसल हमसे हमाकत हुई कि हम खामखा तुमसे उलझ गए, फलक ने कहा और इसके साथ ही इसने ट्रूमैन से होने वाली बातचीत के साथ साथ अपना मंसूबा भी बता दिया। अल्फाज जैसे खुद ब खुद इसके मुंह से फिसलते जा रहे थे। वो वाकई बुरी तरह टूट फूट चुका था। हुन तो तुम ट्रूमैन को नीचा दुखाना चाहते थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हम चाहते थे कि अगर इसका मिशन सामने आ जाए तो हम इससे पहले ये मिशन मुकम्मल करके हेड क्वार्टर के सामने इसके मुकाबले में अपनी बर्तरी साबित कर सके। फलक ने कहा। ये हेड क्वार्टर कहाँ है? इमरान ने पूछा। यकीन जानो किसी को भी इसका इल्म नहीं। हमारा राबता स्पेशल ट्रांसमीटर से होता है और इसी से हमें अहकामात मिलते हैं। मुआवजा अलबत्ता खुद ब खुद हमारे बैंक अकाउंट्स में पहुंच जाता है, फलक ने जवाब दिया। ट्रूमैन भी नहीं जानता हेड क्वार्टर को? इमरान ने पूछा। नहीं, ट्रूमैन तो किया कोई भी नहीं जानता, न जाने हेड क्वार्टर कहाँ है, फलक ने जवाब दिया। ट्रूमैन को तुम पहले से जानते हो? इमरान ने पूछा। नहीं, ये एकर यमीन है जबकि हमारा ताल्लुक बागोरा से है, फलक ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। ओके, तुमने सच बोलकर अपनी जानें बचाई है। वैसे तुम्हारा स्पेशल ट्रांसमीटर अभी मेरे पास पहुंचने वाला है, मैं इसकी मदद से ट्रूमैन का खोज आसानी से लगा लूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। स्पेशल ट्रांसमीटर? लेकिन फलक कहते कहते रुक गया। अचानक इसे ख्याल आ गया कि इसे अपनी रहाइशगाह के मुतालिक कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम्हें इस 61 की कारकर्दगी का सही इल्म नहीं है फलक, तुम इसे सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हो। इसका रिसेविंग सेट तुम अपनी रहाइशगाह पर ही छोड़ आए थे और मैंने इसकी मदद से वो रिसेविंग सेट तलाश किया और फिर जिस जगह वो मौजूद था वो जगह सामने आ गई। तुम पाम व्यू होटल में ठहरे हुए हो ना? इमरान ने कहा और फलक ने होंठ दांतों में दबाई। इसे अब महसूस हो रहा था कि इमरान उनसे कहीं फॉरवर्ड है। ओके, तुम फी अलहाल आराम करो, कल तुमसे मुलाकात होगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए और तुम ट्रूमैन को नीचा दुखा सको, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो जोसेफ से मुखातिब हो गया। जोसेफ, उनकी मरहम पट्टी करके उन्हें तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो ताकि ये आराम कर सके, इमरान ने कहा। यस बास, जोसेफ ने सर हिलाते हुए कहा और फलक ने बेइख्तियार सर कुर्सी की पुश्त से टका दिया। इसी लम्हे इसे दागिर का ख्याल आया तो इसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। दागिर की गर्दन ढलकी हुई थी, वो दोबारा बेहोश हो चुका था।